नमस्कार साथियों, शिक्षा दी सक्सेस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने एसएससी सीजीएल की पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस और उसका जो पैटर्न है वो पूरा देखा था कि कैसे इसमें से हमारा कौन कौन सी सब्जेक्ट्स जो कि एसएससी सीजीएल में आती हैं और उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम रहता है, क्वेश्चंस कितने होते हैं, टाइम कितना होता है, ये सब कुछ हमने उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसको आप ज़रूर देखें। एक अच्छी रणनीति बनाकर ही तैयारी करना ज़्यादा बेहतर रहता है, जिससे कम समय में आपको सफलता मिलने का संभावना रहती है। और एसएससी सीजीएल की इस बार अच्छी पोस्ट आ रही है, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी मेहनत करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसी क्रम में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, जो जीके जीएस करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसमें उसको हम आपको कवर करवाएंगे। उसके मेन मेन टॉपिक्स को हमने उसमें डिस्कस किया है, उसका वेटेज भी बताया है कि किस टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट और उससे क्या नंबर सिस्टम है, क्या उनका मार्किंग हो रहा है, क्वेश्चन कैसे पुट हो रहे हैं, वो सब हमने वहाँ डिस्कस किया था। तो उसी क्रम में आपसे जो वादा किया है, हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अराइवल ऑफ फॉरेनर्स है, यूरोपियंस का जो आगमन हुआ है, उसको डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूरोपियंस का आगमन। यूरोपियंस जो हैं वो उनका आगमन का एक क्रम है कि वो किस प्रकार से इंडिया में या विभिन्न पूरे विश्व में गए। पहले उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि उनका यहाँ आने का मकसद क्या था, क्यों आए वो। एक्चुअल में क्या हुआ कि इंडिया से पहले अफ़गान और इधर के एरिए से व्यापार होता था। यूरोपियन यहाँ से अफ़गानी और ये इधर के लोग व्यापार करते थे, वहाँ से ट्रेड करते थे। तो ये एक लैंड एरिया का जो था, लैंड से हमारा व्यापार होता था। लेकिन जब यहाँ पर मुस्लिम शासकों का राज हुआ और मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, तो उन्होंने यूरोपियंस को यहाँ से व्यापार करना रोक दिया। अब जब यहाँ से व्यापार उनका रुक गया, तो अब यूरोपियंस के लिए दूसरे रास्ते या दूसरे विकल्प ढूंढना जरूरी हो गया। तो इसलिए वहाँ के विभिन्न देशों ने, विभिन्न राजाओं ने अपने एक्सपीडिशन भेजे, अपने यात्री भेजे कि आप जाइए और ईस्ट के द्वार खोलिए और कोई रास्ता नया खोजिए। तो समुद्री मार्ग से उन्होंने रास्ता खोजने के प्रयास किए, जिसमें कुछ इंडोनेशिया इधर भी गए, कुछ अफ्रीका तक रहे, कुछ अटलांटिक के दूसरी साइड अमेरिका की साइड चले गए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने देश के व्यापार को समृद्ध करने के लिए विभिन्न विभिन्न यात्रियों को इधर उधर खोज के लिए भेजा। अब हमारे यहाँ से जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता था वो मसाले, स्पाइसेस का होता था और ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च, ये बहुत तायत में हमारे यहाँ होती थी और इसकी बहुत अच्छी डिमांड थी। उसी का यहाँ पे व्यापार होता था। तो इसी क्रम में यहाँ पे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच क्रम से यहाँ पे आए। तो देखते हैं कि कौन पहले आया और कौन सबसे अंत में। पुर्तगाली का अगर हम देखें तो पुर्तगाली 1498 में यहाँ पे आए। इन्होंने सबसे पहले कालीकट में अपनी एक कोठी स्थापित की। कोठी मतलब कारखाना, फैक्ट्री। फिर जिस कंपनी का यहाँ पे आगमन हुआ, स्टाडो द इंडिया उसका नाम था। फिर डच आए 1605 में। इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोली सबसे पहले, और इसका नाम था वेरेंग दे ओस्ते इंडिसे कंपनी। ये वेरेंग दे है, वी है। 1608 में ब्रिटिशर्स यहाँ आए। उन्होंने सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली, प्रथम फैक्ट्री, और इस कंपनी का जो नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। फिर आते हैं डेनिस, तो 1620 में यहाँ पे आते हैं। टैंकुवार और श्रीरामपुर में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है पहली। इस कंपनी का नाम था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आते हैं फ्रेंच, 1668 में एंड में ये आते हैं। ये सूरत में ही अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं अंग्रेज़ों की तरह। और इसकी इनकी जो कंपनी थी वो था कैंपेने देस इंदेस ओरिएंटल। ये फ्रेंच नेम है तो इसलिए थोड़ा उस टाइप से लिखा हुआ है। तो इसमें हम पहले पुर्तगाली जो यात्री आए या पुर्तगाली कंपनी जो आई उसका अध्ययन करते हैं।
पुर्तगालियों में वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले भारत आया। ये भारत आया सबसे पहले। इसका उद्देश्य सिर्फ ट्रेड था और कुछ नहीं, ट्रेड। उसे यहाँ से ज़्यादा सामान खरीदना था और उसको वहाँ पे बेचना था यूरोप में। ये कालीकट बंदरगाह पे उतरा, कालीकट केरल में, यहाँ पे उतरा और यहाँ से ये अपना व्यापार करने का प्रयास किया। वास्को डी गामा ने क्या किया, 1499 में अपने जो कुल खर्च, इसका जो पूरा खर्चा हुआ था पूरी यात्रा पे, यात्रा खर्च जो था, यात्रा खर्च का 60 गुना अधिक मूल्य का ये सामान लेके पुर्तगाल लौटा जो भी था। तो इसलिए इसका व्यापार क्या हुआ, लाभ का व्यापार हुआ, क्योंकि 60 गुना अधिक मूल्य का लेके जा रहा है, तो 60 गुना अधिक मूल्य का इसने व्यापार किया। वास्को डी गामा की फिर दूसरी यात्रा भारत में हुई, तो 1502 में हुई। फिर 1502 में पुर्तगालियों ने क्या किया, कालीकट, कोचीन और कन्नौर में व्यापारिक स्टेशन स्थापित किए। कार्टेज प्रणाली की पुर्तगालियों द्वारा दी गई। कार्टेज प्रणाली क्या होती है कि पुर्तगालियों का अपने जो समुद्री मार्ग थे, सी वेज थे ट्रेड के, उन पर कब्जा हो गया। अब उन पर अच्छा उनका नियंत्रण था, नियंत्रण अच्छा था, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो अन्य ट्रेडर्स थे उनको क्या देने लगे, पास देने लगे, पास, कि भाई आप हमसे पास लेंगे तब यहाँ से व्यापार करेंगे। तो वो पास जो था वो था कार्टेज प्रणाली, कार्टेज सिस्टम था। ये जो पास है जो पुर्तगाली अन्य लोगों को या अन्य ट्रेडर्स को देते थे। फिर ये इन्होंने कोचीन में प्रारंभिक राजधानी बनाई। गोवा बाद में इसको जगह गोवा कर दी। आगे देखते हैं पुर्तगाली क्या करते हैं। 1503 में अल्फांसो डी अल्बुर्क एक स्क्वाड्रन के साथ कोचीन कमांडर के रूप में भारत आए। एक स्क्वाड्रन लेके आए कोचीन कमांडर के रूप में। अब जम्बूरिन एक वहाँ है जो मुस्लिम व्यापारियों को क्या बाहर निकालने से इनकार करता है। तो जम्बूरिन जब बाहर निकालने से मना करता है तो वास्को डी गामा कालीकट पर बमबारी करवा देता है। इससे जो कोचीन के राजा हैं जम्बूरिन, वो क्या करते हैं, वास्को डी गामा से संधि करते हैं और उनको अपना पहला किला बनाने की दिया जाता है कोचीन में। फिर डी अल्मेडा भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर बनते हैं। अल्फांसो डी अल्बुर्क स्क्वाड्रन कोचिंग कमांडर के रूप में आए 1503 में, और जो पहले पुर्तगाली गवर्नर हैं वो कौन है, डी अल्मेडा। ये 1505 से 1509 तक रहते हैं। अब देखते हैं 1509 में अल्बुर्क को दूसरा गवर्नर नियुक्त किया। अल्बुर्क ने, ये दूसरे गवर्नर बनते हैं 1509 में। अल्बुर्क ने 1510 में क्या किया, बीजापुर में गोवा छीन लिया, बीजापुर से गोवा छीन लिया। फिर क्या करते हैं ये अल्बुर्क अपने देश के जो पुरुष हैं, मतलब जो पुर्तगालीज हैं, उन पुर्तगालीज को बोलते हैं कि आप इंडियन जो महिलाएं हैं उनसे शादी करो, इंडियन भारतीय महिलाओं से शादी करो, जिससे क्या होगा, यहाँ पे आप उनके कल्चर के साथ घुल मिलोगे तो आपको मतलब आपको अपनाने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सेप्ट किया जाएगा आपको। 1515 में अल्बुर्क की मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं नीनो दा कुन्हा। ये 1529 से 1538 तक रहते हैं। 1530 में ये अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित करते हैं, जैसा हमने देखा था। तो ये स्थानांतरित कौन करता है इसको कोचीन से गोवा, नीनो दी कुन्हा। तो इसको आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 1530 में नीनो दा कुन्हा क्या करते हैं, बहादुर शाह जो गुजरात के बहादुर शाह उनसे दीव और बेसिन जो है छीन लिया, उनसे छीन लेते हैं। फिर आगे मार्टिन अल्फांसो डी सूजा गवर्नर हैं। ये 1542 से 1545 तक रहते हैं। प्रसिद्ध जो एक सेंट हैं फ्रांसिस्को जेवियर, जो इनके साथ यहाँ आते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आते हैं। फिर ये किलवा, अंजादीवा, मन्नौर और कोचीन, इनमें किले बनाते हैं अपने। फिर शाहजहाँ के शासन के दौरान, मतलब 1631 में पुर्तगालियों ने हुगली को खो दिया। शाहजहाँ के शासन के दौरान 1531 में ये इनसे हाथ से निकल जाता है हुगली। तो 1561 में पुर्तगाली राजा क्या करते हैं, बॉम्बे को इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे देते हैं। ये अपनी बेटी की शादी करते हैं।
ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से, और उसमें दहेज में ये क्या देते हैं, बॉम्बे, जो कि आज मुंबई कहलाता है, मुंबई को दहेज में दे दिया इन्होंने। 1630 में एक मैड्रिड की संधि होती है ब्रिटिश और पुर्तगाल में, सॉरी ये पुर्तगाल है, ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच में एक संधि होती है जिसके तहत इनमें शांति समझौता होता है, और इसी का क्रम धीरे धीरे चलता है। और ये शांति समझौता होने के कारण भी क्या है, डच हैं, डच की वजह से इनको शांति समझौता करना पड़ रहा है। पुर्तगाली डच के सामने कुछ कर नहीं पा रहे ज़्यादा, ब्रिटिशर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये दोनों एक गुट बना लेते हैं अपना। मराठाओं ने 1739 में सालसेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया। ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, उससे ले लिया। और किसने कब्जा कर लिया, मराठा, मराठा उस समय पावर में थे। अब आते हैं डच और नीदरलैंड्स। डच जो है, नीदरलैंड्स इनकी कंट्री है, तो ये डच जो हैं इनकी 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1605 में मछलीपट्टनम में इनका पहला कारखाना बनता है। फिर इनका नाम, जो कंपनी का नाम था, वेरेंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था क्रम में। यह स्टॉक जारी करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। इन्होंने पहली बार स्टॉक जारी किया। स्टॉक जैसे आज आप देखते होंगे सेंसेक्स बाजार में, निफ्टी में, इनमें कोई भी स्टॉक जारी करता है, इसको आईपीओ भी बोलते हैं हमारे यहाँ, आईपीओ जारी कर दी। ये फंड रेज करने के लिए होता है कि आप पैसा मार्केट से ले रहे हैं, शेयर बेच के मार्केट से पैसा लेने के लिए आईपीओ निकाला जाता है। तो ये पहली कंपनी थी जिसने स्टॉक जारी करके अपना फंड रेज किया। 1690 तक पुलिकट, जो कि इनका वहाँ पे एक दुर्ग था गेल्ड्रिया, भारत में इनका मुख्य केंद्र रहा। 1639 में क्या हुआ, गोवा पर हमला किया इन्होंने, और 1641 में मलक्का पर, और 1658 में श्रीलंका पर कब्जा ही कर लिया। 1759 में बेदरा के युद्ध में ही अंग्रेजों से हारते हैं, और हारने के बाद ही इनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, ये अंत हो जाता है यहाँ। इसके बाद इनका जो प्रभाव है खत्म हो जाता है भारत से। फिर आते हैं हमारे सबसे ज़्यादा बड़े प्रतिद्वंदी, ब्रिटिश। ब्रिटिश अंग्रेज जो हैं 1599 में एक कंपनी है द मर्चेंट एडवेंचरस, ये व्यापारियों का एक समूह था। ये क्या करते हैं, एक कंपनी का स्थापना करते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में ईस्ट में व्यापार की अनुमति इनको मिलती है। अब व्यापार की अनुमति कौन देता है, वहाँ की रानी विक्टोरिया। एक्चुअल में क्या होता है कि ये अंग्रेज व्यापार तो कर ही रहे हैं, यूरोपियंस व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश में वो व्यापार जब हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो सामान क्या हो गया, महंगा हो गया, क्योंकि दूसरे जो व्यापारियों से वो ले रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो ब्रिटिशर्स थे वो कहते हैं कि हम सीधा व्यापार क्यों ना करें, हम भी तो प्रयास करें। तो फिर रानी विक्टोरिया से ये अनुमति लेते हैं कि बाहर का जो ईस्ट का जो एरिया है उसमें हमें व्यापार किया जाए। तो ये अटलांटिक ओशियन के वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड में व्यापार की इनको अनुमति मिलती है। तो इन्होंने प्रयास किए, खोज स्टार्ट की। 1600 में ये अनुमति मिलती है। 217 जो थे, 217 जो साझेदार थे, उनके साथ ये प्रारंभ होती है। टॉमस स्मिथ के प्रथम गवर्नर बनते हैं। कैप्टन हॉकिंस 1609 में यह जहांगीर के दरबार में पहुंचे। इन्हें 400 का मनसब दे दिया, जहांगीर इनको 400 का मनसब दे देता है। मनसब प्रणाली उस टाइम पे चलती थी मुगल काल में, तो उसी का एक भाग है। 1611 में मछलीपट्टनम में इनको प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। वहाँ एक कोठी स्थापित, मतलब कोठी का मतलब यहाँ फैक्ट्री है। अब जब भी कोठी है मतलब फैक्ट्री स्थापित करते हैं। सर थॉमस रॉ 1615 में। अब एक्चुअल में क्या है, अभी मुगलों से इनका टसल चल रहा है, अभी पूर्ण रूप से इनको अनुमति नहीं मिल रही है हर चीज़ की। तो वो जो संघर्ष चल रहा है उसमें जो एक कंपनी है, कंपनी के लोग कहते हैं, जो राजा के पास जाते हैं जेम्स प्रथम के, कि सर आप अपना कोई एक अच्छा राजदूत भेजिए जो वहाँ पर जहांगीर से दरबार में अच्छा नेगोशिएशंस कर सके। सर थॉमस रॉ इसके लिए आते हैं, 1615 में जहांगीर के दरबार में रहते हैं, फिर ये नेगोशिएशंस करते हैं व्यापार की।
1661 में इनको पुर्तगालियों से दहेज में बॉम्बे तो मिल ही गया था, बॉम्बे मुंबई। 1668 में जेम्स द्वितीय बॉम्बे को 10 पाउंड प्रति वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। सिर्फ 10 पाउंड पर ईयर में आप उसको दे देते हो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स। आगे देखते हैं। 1687 में बॉम्बे पश्चिम प्रेसिडेंसी की मोहर बन गया। वो जो बॉम्बे था वो पश्चिमी प्रेसिडेंसी, जो पश्चिमी एरिया की जो उनकी प्रेसिडेंसी थी उसका मोहर बन गया, उसका एक सेंटर बन गया। पहले जो सूरत था उसका स्थान बॉम्बे ले लेता है, मुंबई ले लेता है। 1661 में शाहजहां के निशान ने बंगाल में 3000 रुपये प्रति वर्ष पर टैक्स के और टैक्स 3000 रुपये और टैक्स के बदले मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। शाहजहां इनको अनुमति दे देते हैं बंगाल में कि आप 3000 रुपये दे दीजिए और टैक्स दीजिए और मुक्त व्यापार आराम से कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसको विनियमित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया कि भाई कंपनी को चलाना है, उसको नियंत्रित रखना है तो कुछ एक संगठन तो होना चाहिए, एक कमेटी तो होनी चाहिए, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी। 1832 के चार्टर ने कंपनी को भारत में अपने कर्मचारियों को नियंत्रित करने और दंडित करने का क्या अधिकार दे दिया। इसके द्वारा ही वो अपने कंपनी में अनुशासन बनाए रखते थे कर्मचारियों के बीच। 1720 में चार्ल्स बून ये बॉम्बे की किलाबंदी करते हैं। बॉम्बे मतलब मुंबई है, आप जब भी बॉम्बे बोला जाए तो उसको मुंबई समझें। तो बॉम्बे की किलाबंदी की गई। कंपनी की टकसाल जो थी वो बम्बई में थी। अब आगे चलते हैं। ब्रिटिश चार्ल्स आयर हैं, ये फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष बनते हैं। अब फोर्ट विलियम जो है आपके 1717 के बाद फर्रुख सैयद से अच्छे संबंध होने की वजह से वहाँ पे स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कलकत्ता में। जनरल ओंगियर बम्बई के पहले गवर्नर बनते हैं। तो बॉम्बे के जो मुंबई के सबसे पहले गवर्नर कौन बनते हैं? जनरल ओंगियर। 1669 से 1677, 1669 से 1677 तक ये रहते हैं। कंपनी का जो तात्कालिक उद्देश्य था, जो जो अर्जेंट में जो उनका उद्देश्य था वो था क्या? मसाले और काली मिर्च का व्यापार। ये दो ही काम थे उनके। यूरोपियन ज़्यादातर का सबका उद्देश्य मसाले और काली मिर्च का व्यापार और ट्रेड में कपड़े। कपड़ा इंडिया का बहुत फेमस था इसलिए। 1717 में क्या होता है, फर्रुख सियार ने 1691 में कुछ विशेषाधिकार दिए थे इनको। 1691 में क्या होता है, औरंगजेब से ये समझौता करते हैं और उस समझौते के तहत उनसे कई जगह मुक्त व्यापार की अनुमति लेते हैं, जिसमें टैक्स फ्री सूट करवाते हैं ये। और कहीं कहीं टैक्स मुक्त था, कहीं कहीं टैक्स देना पड़ता था इनको, चुंगी जो कहते हैं। जैसे कहीं दूसरे राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में जो चुंगी देनी होती है वो टैक्स, ठीक है। तो उसमें औरंगजेब से इनकी संधि हुई थी तो इनका व्यापार थोड़ा बेहतर हुआ, क्योंकि औरंगजेब से इनका एक समय पे संघर्ष रहा। औरंगजेब ने इनकी जो है हालत ख़राब कर दी थी, इनको भागना पड़ रहा था इंडिया से, लेकिन बाद में औरंगजेब से इन्होंने समझौता किया और बाद में ये थोड़ा इनका व्यापार सही चला। फिर उसी क्रम में 1717 में फर्रुख सियार हैं, उनसे ये उन्हीं विशेषाधिकारों को आगे बढ़वाते हैं और फरमान जारी करवाते हैं। फरमान जारी होता है जिसमें बिना टैक्स सिर्फ 30,000 रुपये इनको देने थे। अब टैक्स खत्म, सिर्फ 30,000 रुपये प्रतिवर्ष दे दो और मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। गुजरात और दक्कन तक इनको बढ़ा दिया। औरंगजेब के समय सिर्फ सूरत तक था और यहाँ पे गुजरात और दक्कन तक बढ़ा दिया। फर्रुख सियार का इसका कारण ये है कि इनके एक समस्या हो गई थी। कोई फोड़ा था, कोई घाव था गहरा, जिसको यहाँ जो एक अंग्रेज डॉक्टर ने ठीक कर दिया था। तो उसकी वजह से वो बहुत प्रसन्न हुआ था और इसलिए इनको क्या किया, फरमान जारी करके सुविधाएं दी। 1664 में चंद्रगिरी के राजा हैं, मद्रास इनसे छीन लिया जाता है और सेंट जॉर्ज फोर्ट वहाँ पे बना दिया जाता है। तो अंग्रेज यहाँ से छीन लेते हैं मद्रास को चंद्रगिरी के राजा से। अब हम देखते हैं फ्रेंच। 1664 में कंपनी की स्थापना होती है, फ्रेंच कंपनी की स्थापना होती है। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना 1668 में फ्रेंको कैरो सूरत में करते हैं।
अंग्रेज और ये दोनों ही सूरत से स्टार्ट करते हैं अपना काम। 1669 में मारकारा द्वारा मछलीपट्टनम में एक कारखाने की स्थापना होती है। 1773 में 1673 में वालीकोंडारपुरम पांडिचेरी और वेलांगर डी लेस्पियनिया गांव का क्या है अधिग्रहण होता है। मुस्लिम गवर्नर शेर खान लोदी से फ्रैंकोइस मार्टिन पांडिचेरी के पहले गवर्नर थे। उन्होंने 1664 में एक पांडिचेरी में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। फ्रेंच 1642 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत में आते हैं। 1742 में आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत होती है। कर्नाटक फ्रैंकोइस मार्टिन युद्ध होता है, इसके परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांसीसी शक्ति की हार होती है। बांडीवास की लड़ाई होती है 1760 में। ये फ्रांसीसी अंग्रेजों का जो है अंतिम संघर्ष था। इसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और उनका भारत से प्रभाव खत्म हो जाता है। सभी भारतीय बस्तियां 1763 में पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजी शासन में मिल जाती हैं, विलय हो जाती हैं। फिर हमारे अंत में है डेनमार्क। ये सबसे अंत में मतलब अंत में नहीं आते हैं, सबसे अंत में फ्रेंच आते हैं। तो डेनमार्क व्यापारिक कंपनी का गठन 1616 में होता है। इस कंपनी ने वैंकूवर तमिलनाडु, श्रीरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1868 में डेनिश कंपनी ने निकोबार द्वीप पर अपने अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए और भारतीय क्षेत्र से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। इस प्रकार से हमने सभी यूरोपियन कंपनी जिस प्रकार से यहाँ उनका आगमन हुआ और उन्होंने क्या क्या अपने कारखाने कहाँ कहाँ लगाए, कौन कौन गवर्नर थे, ये सब हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें देखी हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल हमारा आपको मिल जाएगा लिंक, उस पर आप जाके इसका PDF भी देख सकते हैं। हम वहाँ पे इसका PDF डाल देंगे तो आप आराम से इसका PDF देखें। और शाम को हम इवनिंग में आपको इससे रिलेटेड MCQs भी टेलीग्राम पर डालेंगे, तो आप टेलीग्राम को हमारे फॉलो करते रहें। और एक शॉर्ट वीडियोज़ में हम इसका फैक्ट्स में स्टैटिक जीके का प्रयास करेंगे कि आपको ये स्टैटिक वे में आपको ये उपलब्ध हो पूरा यूरोपियंस का आगमन। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर की समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।